नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे संस्कृत की शिक्षण विधियां। आज रहेगी हमारी क्लास नंबर 4, जिसके अंदर हम देखेंगे संस्कृत भाषा शिक्षण की जो विधियां हैं उनमें प्राचीन विधियां। 3 प्रकार की विधियां हैं, प्राचीन, नवीन और नवीनतम। उनमें आज की क्लास में हम प्राचीन विधियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये क्लास रहेगी, इसलिए अंत तक बने रहें। बाकी की अगर आप क्लास से अटेंड करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर संस्कृत शिक्षण विधियों की बनी हुई है, वहां से अटेंड कर सकते हैं। अगर आप किसी भी राज्य की टेट भर्ती हो, जैसे रीट, सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, एचटेट, या 3rd ग्रेड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, 2nd ग्रेड में संस्कृत विषय से तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये क्लास रहेगी दोस्तों। एक बार सभी मित्रों से अनुरोध है, वीडियो को लाइक और शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक शेयर करें। जो नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो साथी शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों, चलते हैं आज के इस क्लास के अंदर। हम तो संस्कृत शिक्षण की विधियों को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। संस्कृत शिक्षण की जो विधियां हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन विधियां, जिनके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं, नवीन विधियां और नवीनतम उपागम विधियां। अब यहां पर तीनों के बारे में कौन कौन सी विधियां सम्मिलित इनमें की जाती है वो चर्चा इसी क्लास में करेंगे। बाकी जो अध्ययन करेंगे वो सिर्फ आज प्राचीन विधियों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर हम आते हैं तो हमारे सामने आती है प्राचीन विधियां। देखिए, प्राचीन विधियों में पाठशाला विधि। अब पाठशाला विधि के अंदर ये 10 विधियां सम्मिलित की जाती है। मौखिक एवं व्यक्तिगत शिक्षण विधि, पारायण विधि, वाद विवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि, सूत्र विधि, कथा कथन विधि, कक्षा नायक विधि, भाषण विधि, व्याख्या विधि और व्याकरण विधि। ये सभी पाठशाला विधि के अंदर ही आती है दोस्तों, क्योंकि पाठशाला से जुड़ी हुई विधियां हैं ये। दूसरी प्राचीन विधि में आता है व्याकरण अनुवाद विधि, जिसको हम भंडारकर विधि के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर 10 तो ये हो गई और एक व्याकरण अनुवाद विधि हो गई। कुल कितनी हो गई आपकी? 11 विधियां हो गई जो प्राचीन विधियों में सम्मिलित है। इनका अध्ययन इस क्लास में करेंगे। अब बात करें 2 नंबर पे आती है हमारी नवीन विधियां। देखिए, नवीन विधियां हैं 7। पाठ्य पुस्तक विधि, प्रत्यक्ष विधि, व्याख्या विधि, विश्लेषणात्मक विधि, व्याकरण विधि, हर्बर्टीय पंचपदी और मूल्यांकन विधि, जिनके बारे में नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे, क्लास 5 में। और नवीनतम उपागम विधियों में है वो है हमारी 10। सूक्ष्म शिक्षण उपागम, आगमन उपागम, समस्या समाधान उपागम, प्रायोजना कार्य, दल शिक्षण, पर्यवेक्षण अध्ययन उपागम, कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान, अभिकर्मिता अनुदेशन, सग्रंथन उपागम, निदानात्मक परीक्षण तथा उपचारात्मक शिक्षण। इनका हम अध्ययन करेंगे कक्षा, जो संस्कृत शिक्षण विधियों की कक्षा 6 रहेगी उसके अंदर। तो ये विधियां हैं दोस्तों, और आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों प्राचीन विधियां। देखिए, प्राचीन विधियां, संस्कृत शिक्षण की वे विधियां जो वैदिक काल में प्रयोग में लाई जाती थी, परंतु पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के बाद जो विधि सबसे पहले संस्कृत शिक्षण के लिए प्रयुक्त की गई, उन्हें प्राचीन विधि के अंतर्गत रखा जाता है। कहने का मतलब, संस्कृत शिक्षण की वह विधियां जो वैदिक काल से ही संस्कृत में काम में ली जा रही है, संस्कृत शिक्षण में प्रयुक्त हो रही है, वो ही है प्राचीन विधियां। जिनमें हमारी पहली विधि है वो है पाठशाला विधि दोस्तों। देखिए, यह संस्कृत शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। प्राचीनतम विधि पाठशाला विधि। इसे पंडित प्रणाली अथवा परंपरागत विधि के नाम से भी जाना जाता है। यह सीधा क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में, पंडित प्रणाली या परंपरागत विधि किसको कहा जाता है। इस पद्धति से शिक्षा आरंभ उपनयन संस्कार के साथ होता है। अगर पाठशाला विधि के अंदर आप शिक्षा करना चाहते हैं प्रारंभ, तो आपको उपनयन संस्कार के साथ ही पाठशाला विधि आपकी शुरू होगी। पाठशाला विधि में निम्न शिक्षण विधियों को प्रयुक्त किया जाता है। 10 विधियां हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। जिनमें हमारी पहली जो विधि आएगी वो आएगी मौखिक एवं व्यक्तिगत शिक्षण विधि। मौखिक रूप से बोलकर जो विधि, देखिए, वैदिक शिक्षा मौखिक होती है। वैदिक शिक्षा कैसे मिलती है? मौखिक। वहां पर पेन कॉपी नहीं होती है कि आप लिखो और याद करो, मौखिक रूप से बताई जाती है, मौखिक रूप से आपको याद करनी होती है दोस्तों। गुरु स्वयं वेद मंत्रों का उच्चारण करता है तथा छात्र उसका क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं आपको, आप उसका क्या करें? उच्चारण करें और उसको क्या रखें? याद रखें दोस्तों। इस विधि में उच्चारण संबंधी प्रत्येक दोष को गुरु व्यक्तिगत रूप से छात्रों को बताते हैं।
अगर मैं उच्चारण कर रहा हूं, आप अनुकरण कर रहे हैं, आपको कोई भी उच्चारण में दोष आ रहा है तो व्यक्तिगत रूप से आपको एक एक के पास जाकर क्या किया जाता है, उसका समाधान किया जाता है। इस विधि में प्रतिदिन नवीन पाठ प्रारंभ करने से पूर्व गत पाठ का मूल्यांकन किया जाता है। जो मौखिक या व्यक्तिगत शिक्षण विधि है, व्यक्तिगत यानी जो भी उच्चारण में आपके दोष आएगा तो व्यक्तिगत रूप से उसका समाधान होगा, इस वजह से इसको व्यक्तिगत शिक्षण विधि भी कहते हैं। अगर यह विधि के द्वारा पढ़ाया जा रहा है तो प्रतिदिन जो हम नया अध्याय शुरू करते हैं उससे पहले जो गत पाठ है उसका मूल्यांकन यानी छात्रों के साथ किया जाता है। दोस्तों यह है मौखिक व व्यक्तिगत शिक्षण विधि। दूसरी जो विधि आएगी पाठशाला विधि में वो आएगी पारायण विधि। देखिए इस विधि में कंठ स्तरीकरण पर बल देते हुए वैदिक मंत्रों की बार बार आवृत्ति करके उन्हें कंठस्थ करवाया जाता है। जो पारायण विधि होती है मित्रों, इसके अंदर कंठ स्तरीकरण पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। जो वैदिक मंत्र होते हैं उनको बार बार बुलाया जाता है, जिससे वो क्या हो जाते हैं, कंठस्थ हो जाते हैं। जैसे कि कई बार मैं बोलता हूं, जैसे हम संस्कृत के अंदर धातु रूप शब्द रूप याद करते हैं तो क्या इनको 10 बार पढ़िए, 10 बार अगर आप उनको कंठस्थ यानी बार बार उनकी आवृत्ति करेंगे तो वो आपको क्या हो जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे। दोस्तों इन पर जिनका पूर्ण अधिकार हो जाता है वो क्षेत्रीय कहलाते हैं। यानी कि जो वैदिक मंत्र है उन पर पूर्ण अधिकार जो छात्र कर लेता है उसको क्या कहते हैं, क्षेत्रीय करते हैं। बिना अर्थ समझे हुए वैदिक मंत्रों के सहस्वर पाठ को क्या कहा जाता है, पारायण। जो बिना अर्थ समझे सिर्फ जो वैदिक मंत्र है उनका सहस्वर पाठ कर रहा है उसको पारायण कहा जाता है, तथा ऐसे करने वाले को पारायणिक कहा जाता है। दोस्तों अच्छी स्मृति वाले छात्र जो बिना प्रयत्न वैदिक पाठों को कंठाग्रह कर लेते हैं, बिना प्रयत्न के, बिना बार बार आवृत्ति के ही जो वैदिक मंत्र है उनको क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, उनको अकृच्छ्य कहलाते हैं। दोस्तों अब देखिए पारायण विधि का लाभ क्या है। इस विधि का सबसे बड़ा लाभ यह था कि इसमें ज्ञान प्राप्ति को स्मृति में संचित करने पर बल दिया जाता था। जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहा है छात्र वो स्मृति के अंदर क्या कर ले, उसको संचित कर ले। यह पारायण विधि की मुख्य लाभ या मुख्य विशेषता मानकर चलो। दोस्तों तीसरी जो हमारी विधि आएगी पाठशाला विधि में वो आएगी वाद विवाद विधि। दोस्तों देखिए पाठशाला विधि में वाद विवाद विधि को भी प्रयोग में लाया जाता है। जैसे प्राकथन अर्थात तत्स्थलीय, बिना पूर्व तैयारी में कुछ कहना, भाषण अर्थात व्याख्या करना, सम्यक अवबोध अर्थात यानी ज्ञान प्रदर्शन, विभक्ति अथवा विप्रलाप, विभिन्न मतों की अभिव्यक्ति आदि शब्दों का भी पाणिनि ने उस समय क्या किया है, प्रयोग किया है। अब देखिए इन सभी शब्दों से विभिन्न शैक्षिक विधियों का क्या मिलता है, आभास मिलता है। ये सभी शब्द है जो वाद विवाद के क्या माने जाते हैं, प्रतीक। कोई भी चीज पर आपस में बातचीत करना। शास्त्रार्थ व संवाद इसी के उदाहरण है। जैसे गार्गी द्वारा किए गए प्रश्न क्या थे, वाद विवाद के अंतर आते थे। दोस्तों लाभ देखिए, इससे से छात्रों में भाव प्रकाशन की जो शक्ति है वो बढ़ती है। भाव प्रकाशन की शक्ति है जो वाद विवाद विधि के द्वारा बढ़ती है। दोस्तों चौथी पाठशाला विधि का प्रकार आता है, चौथी पाठशाला विधि आती है वो आती है प्रश्नोत्तर विधि। दोस्तों प्राचीन काल के अंदर ओंकार शब्द के उच्चारण के बाद पाठ पढ़ाना आरंभ किया जाता था। दोस्तों जैसे ही ओंकार का उच्चारण किया जाता था सभी के द्वारा, फिर पाठ शुरू होता था। वे पाठ प्रश्नोत्तर विधि से पढ़ाया करते थे। किससे पढ़ाया करते थे, प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा पढ़ाया करते थे। इसमें प्रत्येक प्रश्न के प्रश्न उत्तर यानी प्रश्न मैं करूंगा, उत्तर आपको देना, समझ गए आप। तो इसमें प्रत्येक प्रश्न के पश्चात छात्र उनकी आवृत्ति करते थे। इस प्रकार संपूर्ण व्याख्यान समाप्त होता था। इस विधि में कभी कभी कुछ प्रश्नों का विस्तृत उत्तर न देकर केवल संकेत भी कर दिया जाता था। दोस्तों आगे देखिए, आगे है इसके अंदर छात्र उनके आधार पर सही उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करते थे। क्या है कि कभी विस्तृत उत्तर नहीं बताया जाता था, सिर्फ क्या किया जाता था, संकेत। तो छात्र क्या करते थे, उसके आधार पर सही उत्तर ढूंढते थे। लाभ देखिए, इसमें जिज्ञासु छात्र क्या रहते हैं, सक्रिय होते हैं। कुल मिलाकर प्रश्नोत्तर विधि के अंदर छात्र सभी सक्रिय रहते हैं, जिज्ञासु हो या बाकी हो। इसमें स्वचिंतन, तर्क व निरीक्षण शक्ति के विकास पर भी क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। पांचवी पाठशाला विधि आती है वो आती है आपकी सूत्र विधि। दोस्तों सूत्र विधि, सूत्र आप भी काम में लेते हैं ना गणित में, वो
व्याकरण व दर्शन के गहन विषय सूत्र विधि से पढ़ाए जाते हैं। चाहे व्याकरण हो चाहे दर्शन शास्त्र हो, इनके जो गहन विषय है वो किससे पढ़ाए जाते हैं? सूत्र विधि से। सूत्रों का मुख्य उद्देश्य होता है गागर में सागर भरना, गागर के अंदर सागर दोस्तों। इस विधि से विषय को याद रखने में सुविधा होती है। जो भी विषय उसको आप सूत्र याद रख लो, बाकी चीज आपकी क्या हो जाएगी? क्लियर अपने आप हो जाएगी दोस्तों। इसमें सूत्रों की व्याख्या के लिए भाष्य विधि या टीका विधि का क्या किया जाता है? अनुकरण या अनुसरण किया गया है दोस्तों। देखिए लाभ क्या है इसका? इस विधि से जटिल विषयों को समझने व याद करने में क्या होती है? सुविधा होती है। सूत्र विधि के द्वारा जो जटिल विषय हैं उनको समझने, उनको याद करने में सुविधा मिलती है। छठवीं पाठशाला विधि आपकी आएगी, वो है कथन विधि दोस्तों। देखिए कथा कथन विधि विषय को रुचिकर बनाने के लिए तथा अधिक स्पष्ट करने के लिए उस समय उपनिषदों, हितोपदेश तथा पंचतंत्र की कथाएं बीच बीच में सुनाई जाती है। इसी को कहते हैं कथा कथन विधि। जे लाभ क्या? अध्ययन को सरस बनाने में सहायक, यानी अध्ययन है वो सरस बनता रहे, उससे रस मिलता रहे और अध्ययन आगे जारी रहे। उसके बीच में कोई उपनिषद, हितोपदेश या पंचतंत्र की जो कहानियां हैं, कथाएं हैं, वो बीच बीच में सुनाना कथा कथन विधि है। नेक्स्ट 7वीं विधि आती है आपकी कक्षा नायक विधि। कक्षा का नायक एक छात्र को बनाकर उसके द्वारा कार्य करवाना। देखिए इस विधि में मेधावी छात्र अपने गुरु को अध्यापन कार्य में सहायता करते हैं। जो मेधावी है, जो बहुत होशियार है, वो क्या करता है? गुरु की सहायता करता है। गुरु के अस्वस्थ होने या बाहर जाने की स्थिति में इससे छात्र अन्य छात्रों को पढ़ाते भी है दोस्तों। ये होती है कक्षा नायक विधि। लाभ देखिए, इससे मेधावी छात्रों का ज्ञान व परिपुष्ट होता है दोस्तों। जो उनका ज्ञान है वो और आगे बढ़ता है। उन्हें शिक्षक प्रशिक्षण भी मिल जाता है। एक शिक्षक कैसे पढ़ाए वो प्रशिक्षण भी उनको वहीं पर प्राप्त हो जाता है। गुरु का कार्यभार है वो क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। और मेधावी छात्रों, सहायक अध्यापकों में आत्मविश्वास भी आता है दोस्तों। यह है कक्षा नायक विधि। 8वीं विधि है आपकी भाषण विधि दोस्तों। भाषण विधि विषय को स्पष्ट करने के लिए अध्यापक उदाहरणों व कथाओं आदि का सहारा लेते हैं तथा लंबे लंबे व्याख्यान व भाषण देते हैं। जबकि हम तो ऐसा नहीं करते, भाषण विधि का हम बहुत कम यूज करते हैं, न के बराबर यूज करते हैं। तो देखिए भाषण विधि का कहने का मतलब है, जैसे आप कहीं पर जाते हैं तो नेताजी भाषण देते हैं, वो एक एक चीज़ को 3-3 बार आपको समझाते हैं। वही चीज़ यहाँ पर है कि भाषण विधि के द्वारा जो भी किसी चीज़ को आपको स्पष्ट करना है तो उसको लंबा चौड़ा खींचकर बताया जाता है दोस्तों। अष्टाध्यायी में प्रयुक्त भाषण शब्द से भाषण विधि का क्या होता है? आभास होता है। लाभ देखिए इससे छात्रों को किसी विषय पर विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगर कोई विषय है जिसके अंदर भाषण विधि का प्रयोग किया जाता है तो उसके बारे में जो विस्तृत अध्ययन है वो छात्रों को हो जाता है। 9वीं हमारी जो विधि आती है वो आती है व्याख्यान विधि दोस्तों। देखिए छात्रों की शंकाओं का समाधान करने के लिए अध्यापक व्याख्या विधि तथा अर्थवाद का क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। जैसे देखिए 6 व्याख्या के पद होते हैं: पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेप तथा समाधान। ये 6 व्याख्या के क्या है? ढंग है दोस्तों। इनके द्वारा व्याख्या की जाती है। विषय, संशय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष तथा संगति, ये 5 बिंदु व्याख्या के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। समझे आप? अब आगे देखिए इसमें व्याख्या विधि के अंदर किसी शब्द के अर्थ को समझने के लिए संयोग, विप्रयोग, साहचर्य, वे धर्म में अर्थ, प्रकरण, लिंग, सनिधि, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति, स्वर आदि बातों की जानकारी आवश्यक होती है। किसी शब्द का अगर हम अर्थ समझना चाहते हैं तो धीरे धीरे जटिल पदों का अर्थ समझने, स्पष्ट करने के लिए संस्कृत भाषा के साथ साथ प्राकृत तथा अन्य देवीय भाषाओं का भी प्रयोग भी किया जाने लगा है। जैसे हम पढ़ तो संस्कृत रहे हैं लेकिन बताया पूरा आपको हिंदी में जा रहा है। इस विधि का व्याख्या विधि है। इसके लाभ देखिए, विषय की विस्तृत जानकारी इसमें मिलती है। शब्दों की संरचना से परिचित, यानी शब्द में कौन सा उपसर्ग, कौन सा प्रत्यय, कौन सी संधि, कौन सा समास, कौन सा कारक, सब जानकारी मिलती है। और भाषा पर इससे क्या हो जाता है? अधिकार होता है। 10वीं विधि आती है, वो आती है व्याकरण विधि दोस्तों। देखिए पाठशाला विधि की अंतिम विधि व्याकरण विधि।
किसी भाषा का प्राण तत्व क्या है? उसकी व्याकरण है। चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे कोई सी भी विषय हो, प्राण है, उसका हृदय है, वो है व्याकरण। अतः किसी भी भाषा को पढ़ाने व पढ़ने के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना क्या होता है? आवश्यक होता है। वेदों के अध्ययन के लिए प्राचीन काल में व्याकरण का विशेष पठन पाठन होता था। जब वेदों का अध्ययन करना होता था प्राचीन काल में, तो सबसे ज़्यादा आपको किसका? व्याकरण का पठन पाठन करना होता था दोस्तों। पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है, क्या लिखा है? रक्षार्थ वेदानाम अध्ययन व्याकरणम, अर्थात वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। अब व्याकरण विधि के लाभ देखिए। इससे छात्र संस्कृत भाषा की सूक्ष्मताएं हैं उनको जान पाते हैं। भाषा शुद्ध, परिष्कृत व परिमार्जित ज्ञान है भाषा का, वो प्राप्त करते हैं। शब्द व धातु रूप के लिए यह आवश्यक होती है दोस्तों। तो ये पाठशाला विधि के अंतर्गत 10 विधियां काम में लेते हैं। अब बात करें पाठशाला विधि के गुणों की, तो देखिए पाठशाला विधि के गुण। पहला, यह विधि भारतीय संस्कृति का संरक्षण करने में तथा संस्कृत साहित्य के अनुसंधान के लिए पाठशाला विधि क्या है? उपयोगी है दोस्तों। दूसरा देखिए, छात्रों में अनुशासन की भावना उत्पन्न करने में, छात्रों के अंदर अनुशासन की भावना उत्पन्न करने में भी पाठशाला विधि क्या है? उपयोगी विधि है। भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने में, अगर आपको संस्कृत भाषा पर पूर्ण अधिकार करना है तो उसके लिए आपको पाठशाला विधि की जो 10 विधियां हैं वो उनका अनुसरण करना होगा। इसमें अभ्यास व स्मरण शक्ति का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। अभ्यास व स्मरण शक्ति का पाठशाला विधि के अंदर सर्वाधिक उपयोग होता है। ये नैतिक मूल्यों के विकास में भी सहायक है। नैतिकता से रिलेटेड जो मूल्य हैं उनमें भी यह सहायक है। छात्रों में स्वाध्याय की जो आदत है उसका विकास इसके द्वारा होता है। इसमें छात्रों में आत्म संयम, मौलिक चिंतन, तर्क शक्ति, निरीक्षण शक्ति है, इनका भी विकास होता है। और छात्रों में आध्यात्मिक भावना के विकास में पाठशाला विधि सहायक है। अब पाठशाला विधि के कुछ दोष भी है, वो भी देख लेते हैं मित्रों। तो पाठशाला विधि के दोष, ये विधि छात्रों की रटंत स्मृति पर अधिक बल देती है, क्योंकि हम उच्चारण करेंगे और छात्र उसका अनुकरण करके क्या करेंगे? बार बार आवृत्ति करेंगे और उसको याद करेंगे, तो रट रहे हैं। अतः उनकी सहज प्रतिभा अवरुद्ध हो जाती है इसके द्वारा। छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास नहीं हो पाता, इससे सृजनात्मक शक्ति अवरुद्ध रहती है पाठशाला विधि में। यह विधि सामान्य व मंदबुद्धि छात्रों के लिए उपयोगी विधि नहीं है। चाहे मंदबुद्धि या जो सामान्य बालक है उनके लिए उपयोगी विधि नहीं है। ये जो प्रतिभाशाली बालक है उनके लिए उपयोगी है। यह विधि नीरस है क्योंकि इसमें व्याकरण का शुष्क ज्ञान पर प्राप्त करने के लिए बाध्य किया जाता है दोस्तों। इस विधि में भाषा की अन्य विधाएं उपेक्षित हो जाती है। तो यह है पाठशाला विधि के दोष। दूसरी जो प्राचीन विधि हमारी है वह है व्याकरण अनुवाद विधि यानी भंडारकर विधि दोस्तों। देखिए व्याकरण अनुवाद विधि, यह विधि 1835 ईस्वी की मेकाले की शिक्षा पद्धति के बाद की विकसित हुई ही विधि है दोस्तों। इस विधि पर पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का क्या पड़ा है? प्रभाव पड़ा है। तो संस्कृत की वह प्राचीन विधि जिस पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा है वो है व्याकरण अनुवाद या भंडारकर विधि। डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर द्वारा इस विधि का प्रारंभ हुआ, इसलिए इसे भंडारकर विधि भी कहते हैं दोस्तों। तो भंडारकर विधि है, उसके प्रतिपादक डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। इस विधि के द्वारा सर्वप्रथम संस्कृत व्याकरण पाठ की उदाहरण सहित व्याख्या की जाती है। जो भंडारकर विधि है इसके अंदर जो सबसे पहले जो संस्कृत व्याकरण है उसके पाठ की उदाहरण के द्वारा समझाकर क्या की जाती है? व्याख्या की जाती है दोस्तों। आगे देखिए, इस विधि को भंडारकर के साथ साथ केलहोरन, मोनियर विलियम, मैकडोनल तथा अन्य पूर्वार्वे जो विद्वान है उन्होंने भी अपनाया दोस्तों। इस विधि में अभ्यास के लिए नवीन शब्द भी बताए जाते हैं। अब देखिए व्याकरण अनुवाद विधि के गुण, क्या क्या गुण है दोस्तों इसमें। पहला देखिए, इस विधि में छात्रों के स्वाध्याय की आदत के विकास पर बल दिया जाता है। छात्रों के अंदर जो स्वाध्याय की आदत है उसका विकास इसके अंदर होता है। खुद अध्याय पढ़ें या खुद पढ़ें दोस्तों। इसके अंतर्गत व्याकरण के नियमों का बोधगम्य बनाया जाता है, आसान बनाया जाता है उनको।
इस विधि में संस्कृत के नियमों का वर्गीकरण मनोवैज्ञानिक ढंग से करते हुए शिक्षण सूत्रों का अनुसरण किया जाता है। जो संस्कृत के नियम है उनका वर्गीकरण मनोवैज्ञानिक ढंग से किया जाता है और शिक्षण सूत्र है उनका अनुसरण किया जाता है। इसमें प्रत्येक पाठ स्वयं में एक संपूर्ण इकाई है। यहाँ तक कि प्रयोज्य शब्दावली को भी पाठ के अंत में रखा जाता है। अतः इस विधि पर आधारित पुस्तकें स्वयं पथ प्रदर्शक का क्या करती है, कार्य करती है। और एक और देखिए क्या विशेषता है, गुण है इसका। इस विधि से बड़े समूह को भी सरलता से पढ़ाया जाए, बड़े अधिक विद्यार्थियों को भी पढ़ाया जा सकता है। अतः इससे समय, शक्ति व धन सभी की क्या होती है, बचत होती है भंडारकर विधि से। अब देखते हैं व्याकरण अनुवाद विधि के दोस्तों। यह विधि नीरस व एकांकी है क्योंकि इसमें केवल व्याकरण व अनुवाद पर ही बल दिया जाता है। व्याकरण और उसका अनुवाद, इसी पर बल देते हैं, व्याकरण अनुवाद या भंडारकर विधि पर। तो यह क्या हो जाती है, नीरस विधि हो जाती है। इसमें भाषा के विविध पक्ष जैसे उच्चारण अभ्यास, मौखिक कार्य, पदों की रसानुभूति, गद्यों के मुख्य भाव आदि क्या रहते हैं, उपेक्षित रहते हैं। ये इनमें काम में नहीं लिए जाते हैं। यह विधि प्रारंभिक स्तर की अपेक्षा उच्च स्तर के लिए उपयोगी। प्रारंभिक स्तर के लिए तो यह विधि काम की ही नहीं है, उच्च स्तर के लिए यह काम की विधि है दोस्तों। तो ये थी आपकी प्राचीन विधियां। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे संस्कृत भाषा की जो नवीन विधियां हैं उनके बारे में। उससे आगे हम पढ़ेंगे नवीनतम उपागम की जो विधियां हैं उनके बारे में। तो एक बार सभी मित्र है वो आशा यही रहेगी आप अपना कमेंट मेरे को कर दें कि कमेंट आपको क्लासें कैसी लग रही है। संस्कृत व्याकरण की जो क्लासें बची हुई है वो एक बार शिक्षण विधियां पढ़ लेंगे, उसके बाद हम संस्कृत व्याकरण है लगभग 14 या 15 क्लासें हो गई है, 5-6 क्लासें बची है, वो बाद में हम देख लेंगे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बता दें जल्दी से कैसे लगी, और जो भी नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।